ईडी ने भी बड़ा मतलब फ्रैक्चुअल तरीके से काम को किया है। सेंट्रल गवर्नमेंट कहे कि अब तो सीएम यहाँ का चला गया, तो उन 3 चीजों को लेकर के सीधा का सीधा गवर्नर रूल्स को फॉलो कराने के लिए एक साइड कर देंगे। ये जो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी रूलिंग पार्टी के लिए काम कर रहा है। इस समय पर ईडी और सीबीआई ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे काम किए, यहाँ पर भी उनको फायदा पहुंचाने के लिए पूरे काम को कर रहे हैं। जो अभी भारत देश की सेंट्रल पॉलिटिक्स है, वो किसी फिल्म से कम नहीं है। ये कोशिश करेंगे कि मैं अपना कस्टडी से ही अपना कुछ दिनों तक काम चलाऊं, पर ज्यादा दिन तक चला नहीं पाएंगे, फिजिकली इतना संभव नहीं है। ध्यान रखना कि तोड़फोड़ भी अब जारी होगी, सरकार गिराने वाली भी स्थितियां उत्पन्न होंगी। यदि ईडी पूरी तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल ठीक ठाक तरीके से की होगी, तो सुप्रीम कोर्ट से भी राहत जल्दी नहीं मिलेगी। जो कुछ भी भंडाफोड़ होगा, ये कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको डिटेक्ट कराया, इस पर आचार संहिता लगी है, आप इतना पैसा दे देना, नहीं तो कल तक में आपको हमारे लोग आएंगे, परेशान करेंगे। एनफोर्स करके लोगों को अपने अंडर में ला रहे हैं और चुनाव को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। 400 मोदी जी कैसे पार हो जाएं, उसका पूरा तंत्र पूरा भारत देश में, जो भारत देश के पिलर्स हैं, उनको यूज किया जा रहा है, मिसयूज कर रही है। ये डेमोक्रेसी का अंग ऐसा नहीं होता है। ये बहुत घिनौना भारत देश की इमेज पूरे देश में, पूरे विश्व में दिखाई जा रही है, जो दिख रहा है। अब यह लोकतंत्र नहीं रह गया। अब भारत देश में ऐसे ही चुनाव होंगे और इसी पैरामीटर्स के आधार पर लोग डर के मारे वोट देंगे। आप देखते जाना, कितने सारे मुद्दे हैं भारत देश में, कोई मुद्दे की बात नहीं हो रही, आपको देखिए। हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं वंदना और आप देख रहे हैं लीगल चॉइस। दोस्तों, कल रात ईडी के द्वारा अरविंद केजरीवाल को अरेस्ट कर लिया गया। कल शाम 7 बजे सर्च वारंट और 10वां समन लेकर ईडी अरविंद केजरीवाल के घर पहुंची और 2 घंटे तक पूछताछ और तलाशी के बाद दिल्ली के लिकर केस में उनको अरेस्ट कर लिया गया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के ही सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया और संजय सिंह को भी इसी लिकर केस में पहले से ही अरेस्ट किया हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पूरी प्लानिंग के साथ की गई, क्योंकि हाईकोर्ट से अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं मिली और अरेस्ट होने के एक दिन बाद से सुप्रीम कोर्ट की 10 दिन की छुट्टियां शुरू होने वाली है। ऐसे समय अरेस्ट किया गया है जिससे वो सुप्रीम कोर्ट जा ही न सके। केजरीवाल के अरेस्ट के बाद आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल इस्तीफा नहीं देंगे, बल्कि जेल से ही सरकार चलाएंगे। अरविंद केजरीवाल के अरेस्ट पर एक चैनल ने सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा से बात की और उन्होंने काफी कुछ बताया। साथ ही ये भी बताया कि आज की राजनीति में कैसे सेंट्रल एजेंसीज का मिसयूज हो रहा है। उनसे पूछा गया कि अब अरेस्ट के बाद आगे दिल्ली की सरकार कैसे चलेगी और केजरीवाल के पास क्या रास्ता बचता है, तो सुनिए उन्होंने क्या कहा। देखिए, इस केस के 3-4 पहलू। पहला एक ईडी का 10वां सम्मन है। इस 10वें सम्मन को इनको लेके जाना चाहिए सुप्रीम कोर्ट में। जो आज हाई कोर्ट जो इनका सम्मन था, इसको लेकर के ये हाई कोर्ट चैलेंज किए उस सम्मन को, इसमें अरेस्ट वारंट और बहुत सारी चीजें प्रोसीडिंग थी, उसको लेकर के इन्होंने गए और हाई कोर्ट ने इनको कोई रिलीफ नहीं दिया है। जब नहीं दिया तो सुप्रीम कोर्ट पर गए, पर ये मैं नहीं समझ पाया कि ये एप्लीकेशन किसने फाइल किया। कल से सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां लग रही है और ये 1 तारीख तक की लग रही है। ईडी ने भी बड़ा मतलब फ्रैक्चुअल तरीके से काम को किया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जी अभी इमीडिएट इनका जो भी लीगल है उसको बड़ी एक्शंस लेना चाहिए और बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, पर मैं अभी उनको वैसे राय नहीं देना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के लिए भी उनके रास्ते खुले हुए हैं। पॉइंट नंबर 2, आर्टिकल 164 से लेकर के 167 तक में स्पेशली इस सीएम की ओथ के बारे में गवर्नर जो होता है वो गवर्नर ओथ दिलाता है। अब प्रश्न उठता है कि यदि सीएम कस्टडी में चला गया, जैसा कि आज अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है, आपने देखा होगा झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के साथ हुआ, तो उन्होंने किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को बना दिया। ऐसे ही दिल्ली में भी होगा, यदि इनको बेल नहीं मिलती है तो 10वां सम्मान यदि इनका कैंसिल नहीं होता है, तो यदि इसके साथ में इसी के साथ में यदि ये दोनों ऑप्शन इनके बंद हो जाते हैं, तो ये किसी न किसी अपने रिप्रेजेंटेटिव को या किसी अपने घर के सदस्य को, किसी न किसी को ये सीएम का अपना वो बनाएंगे, रिप्रेजेंटेटिव बनाएंगे। इसी के साथ में ध्यान रखना कि एक तीसरा भी विकल्प खुल जाएगा यार, गवर्नर रूल्स का। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर होगा। आर्टिकल 356 यहाँ पर खुलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर दिस एंटायर थिंग्स हैज बीन ऑपरेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। 3 चीजें दिल्ली की जो सेंट्रल गवर्नमेंट से रेगुलेट होती हैं, दिल्ली पुलिस, दिल्ली के लैंड्स की जितनी प्रॉपर्टी जो डीडीएस वगैरह देखती है, और एक और चीजें, ये तीनों चीजें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर ओवर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी कि अब तो सीएम यहाँ का चला गया, तो उन 3 चीजों को लेकर के सीधा का सीधा गवर्नर रूल्स को फॉलो कराने के लिए एक साइड कर देंगे। तो सेंट्रल यहाँ पर जो है पूरा मॉनिटर करेगा, क्योंकि यहाँ पर स्टेट का पावर कमजोर हो जाएगा अब, और इनको जबरदस्ती इस्तीफा देना पड़ेगा। कल से देखना भारत देश में किस तरह से जो मीडिया, फ्रंट मीडिया किस तरह से चलाएगी। तो अपने मतलब उस तरीके से तो वो कर सकता है सम्मान के तरीके से, पर यदि उसको लगता है नैतिकता के आधार पर लगता है, मोरलिटीज के आधार पर, तो इस्तीफा सामान्यतः सारे लोग दे ही देते हैं, सामान्यतः सारे लोग दे देते हैं। ये पॉइंट नंबर 4 है इसी केस का। पॉइंट नंबर 5, करंट में अभी आचार संहिता लग गई है, आप लोगों को सबको पता है। 4 दिन हो गए आचार संहिता को लगे हुए, जुम्मे 4-5 दिन हो गया। इस समय पर
कोई भी पार्टी, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंडर में ऑपरेटिव हो रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसको ऑपरेट कर रही है। पर इस समय पर ये जो ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स है, वो सिर्फ और सिर्फ किसी रूलिंग पार्टी के लिए काम कर रहा है, जो जो कि आप लोगों ने देखा इलेक्ट्रॉनिक्स बॉन्ड में लगभग 5,000 करोड़ उन लोगों के माध्यम से पैसे बीजेपी पार्टी को मिले हैं, जिन लोगों ने इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई की कहीं ना कहीं या तो नोटिस मिली, या उनका नाम उन केसेस में मिला है, या किसी और नाम, किसी केसेस में उनके नाम को जिक्र कर दिया गया। इन 3-4 माध्यमों से उनसे लिया गया। इस समय पर ईडी और सीबीआई ये साबित होता है, इनकम टैक्स का साबित होता है कि ये सिर्फ और सिर्फ भाजपा के इलेक्ट्रोल बॉन्ड जैसे काम किए, यहां पर भी उनको फायदा पहुंचाने के लिए पूरे काम को कर रहे हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह लोकतंत्र को खत्म करने का काम मोदी सरकार कर रही है और ये माहौल बिल्कुल ऐसा बन गया है जैसी पुरानी फिल्मों में दिखाया जाता था। भारत देश की जो अभी 2014 से, खासकर 2019 से जो अभी भारत देश की सेंट्रल पॉलिटिक्स है, वो किसी फिल्म से कम नहीं है। मुझे लगता है कि कोई बड़ा डायरेक्टर भारत देश में इतनी हिम्मत कर नहीं पा रहा है, ये बहुत अच्छी फिल्म बना सकता था। और आप इसी से मिलती जुलती कुछ फिल्में अभी नई प्रोड्यूस हुई हैं, आप भी देख सकते हैं, जो यूपी बिहार पर लिमिटेड थी, पर उनको पूरे भारत देश पर लगा देना चाहिए, मुझे लगता है। पॉइंट नंबर इसी का मैं अगला कहना चाहता था, इनका पीपल्स रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 है, मैं आप लोगों के माध्यम से कई बार बोला हूं। उसमें यह स्पष्ट लिखा है कि यदि कोई एमएलए, कोई भी मिनिस्टर, उसका कैबिनेट का मिनिस्टर यानी सीएम और उसका कैबिनेट, कोई भी व्यक्ति यदि उसको कन्विक्शन हो जाती है, यानी आर्टिकल 191 के आधार पर उसको इमीडिएट इस्तीफा देना पड़ता है। पर यहाँ पर तो अभी ऐसा कुछ है नहीं, सिर्फ और सिर्फ एलिट एक्यूज्ड है मिस्टर केजरीवाल। तो ये कोशिश करेंगे कि मैं अपना कस्टडी से ही अपना कुछ दिनों तक काम चलाऊं, पर ज्यादा दिन तक चला नहीं पाएंगे, फिजिकली इतना संभव नहीं है। हर आदमी को जाना है, फाइल ले आना है, परमिशन लेना है, ये ज्यादा प्रैक्टिकल लेवल पर संभव नहीं होगा, इसलिए इस्तीफा देंगे। अब इस्तीफा देने के 2-3 चीजें और भी होंगी, या तो अपने कैबिनेट में जो रिलाय पर्सन होगा उनका अपना पर्सनल व्यक्ति, या उनका जो एमएलए होगा वो होगा। तो ध्यान रखना कि तोड़फोड़ भी अब जारी होगी, सरकार गिराने वाली भी स्थितियां उत्पन्न होंगी, क्योंकि केजरीवाल सबको मैनेज करके रखे थे। आगे आने वाला जो उनका रिप्रेजेंटेटिव होगा वो इतना रख पाता है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। तो तोड़फोड़ आपने देखा होगा कि दिल्ली का जो एमसीडी का चुनाव हुआ था, इसमें फुल मेजोरिटी थी। आपने देखा होगा कि चंडीगढ़ के चुनाव में क्या हुआ है, ये सब भी होंगे, ये ध्यान रखने की आवश्यकता है। ये भारत देश की राजनीति में, सेंट्रल पॉलिटिक्स में बहुत बड़ी चीजें होने वाली है, ये संकेत मिल चुका है। इसी के साथ में नेक्स्ट पॉइंट, इसी केस का नेक्स्ट पॉइंट होगा कि जिस तरह से जो मैंने आपको बोला, यदि इनके घर के कोई मेंबर्स बनते हैं तो उसको 6 महीने के अंदर में एमएलए का कहीं से चुनाव लड़ना पड़ेगा, आप भी जानते ही हैं, सीएम के पद के लिए। अब ये है कि कौन सी सीट से लड़ेंगे, यह भी एक अपने आप में प्रश्न होगा, और किसको बनाए होंगे, किसको सीएम का कैंडिडेट अपना वो इलेक्टेड करेंगे, यह एक बड़ा विषय है। अब ये ध्यान रखने की अब ये सबसे बड़ी आवश्यकता हो गई कि आर्टिकल्स 164 से लेकर 167, फिर आर्टिकल 177 और इसके साथ में जितने भी गवर्नमेंट रूल्स है, 256 जो आर्टिकल्स है, 356 जो हमारा आर्टिकल्स है, इसके साथ में रिजाइन कोई भी व्यक्ति देता है, हैंड ओवर करता है अपने सीएम की चेयर से, उसको 6 महीने के अंदर में अपने व्यक्ति किसी को या उसके किसी भी व्यक्ति को अपने आप प्रेजेंटेशन में वहां बैठाना ही मैंडेट है। और यहाँ पर अभी कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। दो चीजों के सबसे बड़ा चांसेस बना है, एक गवर्नर रूल्स, दूसरा कौन सीएम बनेगा, और इसी के साथ में जो सीएम बनेगा क्या वो भाजपा का होगा कि आम आदमी पार्टी का होगा। कल से अभी आप राजनीति देखना शुरू कर दीजिए पूरे देश पर। और केजरीवाल यदि इस सम्मान को, जो करंट का सम्मान है, यदि उसको सुप्रीम कोर्ट से अभी वो नहीं करा पाते हैं तो कल के बाद से कोर्ट जो है 10 दिन के लिए बिल्कुल ऑफ है। यह भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। हो सकता है कि कोर्ट स्पेशल बेंच बैठाए इस पे, पर यह ध्यान रखने की आवश्यकता है कि यदि ईडी पूरी तरीके से इस मामले की जांच पड़ताल ठीक ठाक तरीके से की होगी तो सुप्रीम कोर्ट से भी राहत जल्दी नहीं मिलेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जेल में रहकर सरकार चलाना केजरीवाल के लिए मुश्किल होगा, जैसा कि आतिशी ने कहा, क्योंकि दिल्ली में काफी कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए केजरीवाल को मजबूर किया जाएगा कि वो इस्तीफा। कानून के हिसाब से तो इस समय पर ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स और पुलिस डिपार्टमेंट सब फ्री हैंड ओवर हो जाते हैं, फ्री हो जाते हैं, किसी भी रूलिंग पार्टीज के अंदर पर वो नहीं रहते। खासकर दिल्ली के जो सीएम है, दिल्ली में तो आचार संहिता नहीं लगी है, मतलब स्टेट लेवल वाली मैं बात कर रहा हूँ, लोकसभा की तो पूरे इंडिया में लगी है। स्टेट में जो दिल्ली पुलिस है वो इनके कंट्रोल में आती भी नहीं है, वो सेंट्रल के कंट्रोल में आती है। तो सेंट्रल ने तो इनडायरेक्टली इनको मतलब ले ही लिया है। दूसरा एक सबसे बड़ी बात है कि जो कुछ भी भंडाफोड़ होगा, ये कहा जाएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको रिजेक्ट कराया, इसमें आचार संहिता लगी है, हमारा इसमें कोई रोल नहीं है। तो बीजेपी अपने आप को बचने की भी कोशिश करेगी, ये एक ग्राउंड ले सकती है पॉलिटिक्स के लिए। जो सीआरपीसी 135 का जो इनको नोटिस मिली होगी, जो ईडी के पास अरेस्ट वारंट होगा, उसको कैंसिल कराना पड़ेगा बिल में, बस और कोई रास्ता नहीं है अभी। और इनको सिर्फ और सिर्फ ऐसा जाते सुप्रीम कोर्ट से ही मिलेंगे, बाकी कहीं से नहीं है। ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स के लिए एक पीएमएलए एक्ट बना है। पीएमएलए एक्ट के आधार पर यह स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति यदि एलिज्ड है और उसके साथ में ईडी को लगता है या सीबीआई को लगता है, पूछताछ करने के बाद सफिशिएंट ग्राउंड उसको समझ में आते हैं, खासकर पब्लिक फिगर्स की, और जो डेटा दिया जा रहा है और जो डेटा अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है, उनको हम लोग एप्लीकेशंस कहते हैं, वो सारी मिसमैच हो रही हैं, तो वो कस्टडी इसमें ले सकते हैं।
कस्टडी में उनके लिए पावर है। और यह ध्यान रखना है कि ये ईडी और सीबीआई का पहले 2014 के पहले इससे बहुत सारी चीजें नहीं थी। और जब चिदंबरम जी भारत देश के मिनिस्टर थे, आप लोगों को पता है यूपीए के, तो उन्होंने बहुत सारी चीजों को नया-नया ले लिया कि अब ईडी और सीबीआई को डायरेक्ट पावर दे दिया उन्होंने। किसी भी व्यक्ति को डिटेन कर सकते हैं, किसी भी व्यक्ति से पूछताछ वो डायरेक्ट कर सकते हैं। पहले उनको परमिशन लेनी पड़ती थी। ये ध्यान रखने की पहले इनके ऊपर कंट्रोलिंग होती थी, अब कंट्रोलिंग नहीं है। ये कैसे क्या करना है, इस समय पर भाजपा सरकार पूरी तरीके से कैसे इनको रेगुलराइज करेगी, कैसे इनको चलाएगी, ये सारी करती हुई दिख रही है। तो अपने वो जो आपने वो फिल्मी एक डायलॉग बोला है, वो फिल्मी डायलॉग आज मैंने कई मीडिया के माध्यम से भी सुना है। आप जैसे बड़े पत्रकारों ने ही किसी ने बोला है बड़े अच्छे तरीके से कि 2 लोग जाते हैं, 2 लोग वही होता है कि आप इतना पैसा दे देना, नहीं तो कल तक में आपको हमारे लोग आएँगे, परेशान करेंगे। वही कुछ उसका जीता जागता उदाहरण दिख रहा है पूरे भारत देश में। और इस समय पर सिर्फ और सिर्फ चुनाव की राजनीति, 400 पार ले जाने के लिए राजनीति नहीं, एक घिनौनापन भारत देश में किया जा रहा है। जो ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स का प्रेजेंटेशन आप कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में देख सकते हैं, जिसमें आप लोगों को सबको पता है कि 14 लाख रुपए को लेकर के देखिए कितने 200 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है। ये कितने मतलब चीजें, बहुत सारी चीजें। दूसरा अच्छा, आप लोग देख रहे हैं कि पूरा भारत देश का अपोजिशन कितना है। आपने देखा होगा हेमंत सोरेन का केस देखिए, इधर देखिए, साउथ इंडिया में देखिए, हर जगह ये सारी चीजें एनफोर्स करके लोगों को अपने अंडर में ला रहे हैं और चुनाव को कमजोर कर रहे हैं, लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं। इसके साथ में 400 मोदी जी कैसे पार हो जाएं, उसका पूरा तंत्र पूरा भारत देश में, जो भारत देश के पिलर्स हैं, उनको यूज किया जा रहा है, मिसयूज कर रही है। इसके बाद एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा से पूछा गया कि क्या ये कोई सोची समझी साजिश है या फिर संयोग है। इस पर एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने भारत की राजनीति को घिनौना बता दिया और आगे आने वाले समय में क्या होगा ये भी बता दिया। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कहा। भारत देश की राजनीति अब मत कहिए, ये डेमोक्रेसी का अंग ऐसा नहीं होता है। ये बहुत घिनौना भारत देश की इमेज पूरे देश में, पूरे विश्व में दिखाई जा रही है, जो दिख रहा है। पार्ट नंबर 1 इस केस का, पार्ट ऑफ दिस केस। पार्ट नंबर 2, अब मैंने आपसे 2 बार बोला है कि लोकतंत्र में अब यह लोकतंत्र नहीं रह गया। अब भारत देश में ऐसे ही चुनाव होंगे और जो अगले चुनाव आएंगे, यह भी ध्यान रखना है, वो जो भी प्रधानमंत्री का दावेदार होगा, खासकर इस टाइप की पार्टी का, वो अपने आप को यह दिखाने की कोशिश करेगा कि वो व्यक्ति ने इतना बड़ा किया था तो हम इतने बड़े करेंगे, तभी हम सर्वाइव करेंगे। अब ये सर्वश्रेष्ठता का जो एक पेरीमीटर होगा पॉलिटिक्स करने का, महंगाई, बेरोजगारी, ये सब हट जाएंगे। अब आप इतने बड़े लोगों को अरेस्ट कराते हैं, कितने लोगों को फर्जी एनकाउंटर कराते हैं, कितने लोगों को ईडी, सीबीआई के पास ले आते हैं, ये सब पेरीमीटर होगा। और इसी पैरामीटर्स के आधार पर लोग डर के मारे वोट देंगे। आप देखते जाना, कौन सी महंगाई, कितने सारे मुद्दे हैं भारत देश में, कोई मुद्दे की बात नहीं हो रही। आप खुद देखिए पूरे भारत देश में क्या चल रहा है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर अब देश में जो राजनीति हो रही है वो बिल्कुल घटिया दर्जे की है। देश में लोकतंत्र तो अब नहीं बचा और आने वाले समय में ये सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट होती जाएगी, जैसा कि एडवोकेट नरेंद्र मिश्रा ने बताया। आप इस बारे में क्या सोचते हैं, आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।